गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में किस तरीके से एटॉमिक रेडियस ट्रेंड वेरी होता है, किस तरीके से हम उसको डिसाइड करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनका ट्रेंड चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जिस ट्रेंड के बारे में हम जानते हैं, जो हमने सीखा है, वो सिर्फ हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है अगर यदि हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। अलोंग द पीरियड जाने का मतलब है अगर यदि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो साइज हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि मान लो सपोज करो मेरे पास में ये एक न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरी शेल्स पड़ी हुई है। अगर यदि मैं अलोंग द पीरियड जाता हूं तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज होने लग रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर यदि ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये फिर बाहर वाली शेल पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भेजेगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये सेल अंदर चल के आएगी, अंदर चलेगी। और इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहे हैं वो सेम सेल में एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंट्री सेम सेल में होती है, सेम सेल में। ठीक है, तो साइज हमेशा डिक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा है। अगर यदि मैं बात करूं डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप हमने वर्ड पढ़ा कि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, जब हम डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेंगे तो साइज हमेशा इंक्रीज होना शुरू होता है। साइज इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करेगा। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने ये पढ़ा जब हम नीचे की तरफ जाते तो पॉजिटिव सेल लगातार इलेक्ट्रॉन्स नई सेल में एंटर कर रहे हैं, नई सेल में, और जब नई सेल में एंटर करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो यहां भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहे हैं। सेल नई हो रही है, न्यू सेल। ठीक है, तो इस वजह से लगातार साइज इंक्रीज करता है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अगर यहां पे अप्लाई करें, तो हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं स्कैंडियम टू जिंक, मान लो सपोज करो सबसे पहले मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, तो 3D सीरीज में सबसे पहले मैंने कहा कि भाई हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये मेरा 30 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, ये मेरा 21 का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अगर यदि मैं इनके लिए, क्योंकि जब मैं इनको देख रहा हूं लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा हूं, इसका मतलब हम चल रहे अलोंग द पीरियड, इसका मतलब तो यही हुआ हम अलोंग द पीरियड जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक ही मेंटेलिटी हो गई, या हमारे दिमाग में एक ही छोटी सी बात है जो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं, और वो हमने ये पढ़ा है कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज करते हैं। यही पढ़ा है हमने, यही पढ़ा है। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से तो यही बनना चाहिए, ये ट्रेंड कुछ ऐसा आना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ऊपर स्कैंडियम जिसका साइज सबसे बड़ा, उसके बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक, इस तरीके का ट्रेंड बनना चाहिए जो हमें दिमाग में आ रहा है, जो हमें सोचने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका एक्चुअल ट्रेंड देखते हैं तो वो ट्रेंड कुछ ऐसा मिलता है, पहले डिक्रीज होते हैं। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहले ये डिक्रीज होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट होता है, और उसके बाद ये एकदम से इंक्रीज होता है। पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कौन कौन से एलिमेंट्स है, कहां तक ये डिक्रीज होगा, कहां पे कांस्टेंट होगा, कहां पे इंक्रीज होगा। तो मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक जाऊंगा तो यहां पे तो साइज डिक्रीज होता है, यहां तक तो साइज डिक्रीज होता है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, यहां पे साइज कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। क्लियर है? और कॉपर और जिंक की बात करूंगा तो यहां पे साइज इंक्रीज होता है।
क्या रीजन है इस चीज के पीछे? एक ही सीरीज में और 3 वेरिएशन, 3 डिफरेंसेस। इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलो देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं इसी ट्रेंड में, मान लो सपोज करो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने कहा भाई मान लेते हैं ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया, एंटर कर गया सेल के अंदर। मान लो सपोज करो ये मेरी 4s सेल है, 4s सेल है। यहां पे अंदर, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 3D 1 to 10 लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट हो इनमें से, भाई 3D 1 और फिर 4s2, उसके बाद 4s2 लिखेंगे। अगर स्कैंडियम लिखना है तो टाइटेनियम तो 2 आ जाएगा, 4s2। इस तरीके से इसकी सीरीज चलती है, आगे इसके नोबल गैस होती है, उसको हमें मेंशन करना ही नहीं है। अब डी ब्लॉक है, जो डी सीरीज है वो इसके अंदर वाली शेल है, यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर वाली सेल पे प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपना सारे का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में, क्योंकि डी शेल है, ध्यान से सुनना, डी शेल है, इसका पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर जाएगा। बाहर क्यों जाएगा? क्योंकि हमने एक वर्ड पढ़ा है स्क्रीनिंग और शील्डिंग। स्क्रीनिंग और शील्डिंग एक वर्ड पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा स्क्रीन करने का इफेक्ट होता है वो s ऑर्बिटल के पास होता है, उसके बाद p का होता है, उसके बाद d का होता है, और सबसे कम होता है f ऑर्बिटल का। f ऑर्बिटल का होता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये चीज देखें तो स्क्रीन का इफेक्ट, ये क्या मतलब होता है स्क्रीन का? स्क्रीन का मतलब होता है कि वो अपोज करना। किसका अपोज करना? कौन किसको अपोज करेगा? तो अपोज करना न्यूक्लियर चार्ज को, मतलब जेड इफेक्टिव को न्यूक्लियर चार्ज को, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्ट करना। ये जो यहां से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जाने लग रहा है बाहर वाली शेल पे, लेकिन अगर यदि यहां पे डी शेल है तो ये डी शेल अपोज नहीं करेगी, ये डी शेल बिल्कुल अपोज नहीं करेगी, थोड़ा बहुत करेगी। जैसे आप इसको ये समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल से समझाया कि पतला सा दुपट्टा है और उसके अंदर से लाइट जाने लग रही है, तो वो लाइट को बिल्कुल नहीं रोकेगी, सारी लाइट बाहर जाएगी, लगभग बाहर जाएगी। लेकिन अगर उसी के अलावा एक बड़ा सा कंबल डाल दिया, ब्लैंकेट डाल दिया, बहुत मोटा है, तो वो लाइट को बिल्कुल नहीं जाने देगा। एस ऑर्बिटल उसी के जैसे है, एस ऑर्बिटल एक बड़े से ब्लैंकेट जैसा है, ये पूरे के पूरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, या पूरे के पूरे जितना भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको सारे को अपोज करेगा, ठीक है। एफ सेल बहुत ही कम करेगी, बिल्कुल ना के बराबर। उसी तरीके से बीच में आ गई डी शेल, और जब डी शेल आ गई तो ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर भेजेगा। तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के लाना, और जब ये अपनी तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींच के आएगा, तो साइज ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। यहां पे क्या हुआ, 21 से लेके ये सेम ट्रेंड चलता है मैग्नीज तक, यहां तक ये सेम ट्रेंड चलता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसके द्वारा अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जब ये अट्रैक्शन शो करेगा तो ये सेल अंदर खींच के आएगी। क्लियर है पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। जैसे ही मैं पहुंचा आयरन, कोबाल्ट और निकल पे, देखो जब मैंने स्कैंडियम भरा तो एक इलेक्ट्रॉन था, स्कैंडियम को फिल किया, जब मैंने स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन फिल किया तो ये मान लो मेरी डी शेल है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। अब ये इतना बड़ा स्पेस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, कौन किसको अपोज करेगा? नहीं करना, कुछ नहीं करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो सपोज करो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो टाइटेनियम का आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन वेनेडियम के लिए बात करेंगे, मान लो सपोज करो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। क्रोमियम की बात करेंगे तो यहां पे आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनके बीच में अभी फिलहाल गैप है, एक इक्वल डिस्टेंस पे पड़े हुए, अभी इनके बीच में ना कोई रिपल्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल काफी दूरी पे है, काफी दूरी पे है, तो इनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। ये इससे दूर है, ये इससे दूर है, अंदर वाली शेल अंदर आ रही है, अभी फिलहाल मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एस सब शेल यहां पे है, ठीक है। मैग्नीज में गए
तो अब ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये कह रहा है भाई मुझे एडजस्ट करवाओ, अपने बीच में मुझे पुट करो, मुझे रखो। तो रखेंगे तो क्या होगा, ये भाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आएगा, थोड़ा बहुत इनको एक दूसरे में हल्का फुल्का सा रिपल्शन होना शुरू होगा। अभी फिलहाल इतना रिपल्शन नहीं हुआ है, अभी भी ये एडजस्ट करेंगे, ठीक है, सेटल होगा, बैठेंगे एक दूसरे के पास में। लेकिन मान लो जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन आया, 6th इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो क्या करेगा, वो अब रिपल्शन करना शुरू करेगा एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे डी शेल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स थे दूरी पे, एक दूसरे से दूर थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये क्लोज आने लगे। क्यों? क्योंकि यहां पे लगातार इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, स्पेस वही है, उस पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, अब 6 हो गए हैं। इसी डिस्टेंस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंच के आ रहे हैं। जब अंदर खिंच के आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। ये अंदर से न्यूक्लियस कह रहा है मैं तो खींचूंगा, और ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो मतलब क्या होता है, जब हम आयरन, कोबाल्ट और निकल पे जाते हैं तो न्यूक्लियस का तो अट्रैक्शन होता है और इनका आपस में रिपल्सन होता है, और ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, बराबर, इक्वल। ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो पाता है और ना ही रिपल्सन ज्यादा हो पाता है, दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। और जब काटेंगे तो यहां पे हो जाएगा अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन, अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन। और जब बराबर होगा तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनके साइज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, इनका साइज कांस्टेंट रह जाएगा, वहीं रुक जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये वहीं की वहीं खड़ा रहेगा। क्लियर है? जैसे मैं पहुंचा कॉपर और जिंक पे, कॉपर और जिंक पे, अब क्या हुआ, 1 2 3, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आ चुके, 7 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स भर गए यहां पे, 8। स्पेस वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मेरे को नोवा इलेक्ट्रॉन और डालना है। अब नोवा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तो रिपल्सन करेगा भाई, क्योंकि यहां पे स्ट्रेंथ लगातार बढ़ चुकी है, और इतनी बढ़ चुकी है कि अब इनके पास रिपल्सन के अलावा कोई पॉइंट नहीं बचा है, रिपल्सन के अलावा कोई पॉइंट नहीं बचा है। और नहीं बचा है इसका मतलब ये भी आपस में रिपेल करेंगे और ये भी आपस में रिपेल करेंगे। अंदर से क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, तो अट्रैक्शन आ रहा है तो इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू होगा, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे। और जब रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में जब हम इनकी बात करते हैं तो अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्सन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन होता है। यहां पे अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन होता है और इनमें दोनों बराबर होते हैं, और इनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन कम होते हैं। बात क्लियर है? तो अगर यदि मैं इसको एक सिंपल वे में लिखने की कोशिश करूं, एक आसान से भाषा में लिखने की कोशिश करूं, तो जब पहले 5 एलिमेंट्स होते हैं, जब मैं इसका ट्रेंड देखूं तो ट्रेंड कुछ ऐसा आया, यहां से ऐसे, फिर उसके बाद कांस्टेंट, फिर उसके बाद में इंक्रीज। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो हुआ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर देन रिपल्सन, अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन से। अगर मैं यहां पे देखूं तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर। और अगर मैं यहां पे देखूं तो अट्रैक्शन कम है रिपल्सन से। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास में कुछ रेडियस का ट्रेंड चलता है 3D सीरीज में, 3D की सीरीज में। बात क्लियर है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एकदम क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एकदम पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब देखो, अगर यदि मेरे पास ये ट्रेंड है तो सिमिलर टाइप का ट्रेंड मेरे को देखने को मिलता है 4D सीरीज में और 5D सीरीज में। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। मेरे पास 4D सीरीज में, 5D सीरीज में भी कुछ इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है। मान लो सपोज करो मेरे पास में ये है 3D सीरीज, ये मेरे पास 3D सीरीज। अगर मैं बात करूं 4D सीरीज की, तो क्योंकि मुझे एक बात पता है, एक ही चीज दिमाग में, अगर मैं 3D की बात कर रहा हूं तो 4D की बात करूं और 5D की बात करूं, तो भाई नीचे लगातार सेल इंक्रीज कर रही है और हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो इसका मतलब साइज इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा।
बिल्कुल करेगा। तो 3D का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा 4D और उससे बड़ा मेरे पास में 5D का सीरीज होना चाहिए। मेरे पास इस तरीके के ट्रेंड होना चाहिए, 5D ये होना चाहिए। मैंने एक ऑर्डर बनाया और मैंने कहा कि अगर 3D में ऐसा शेप बन रहा है तो शायद 4D में 5D में भी ऐसा ही बनेगा। तो मैंने इसी को नोट किया और मैंने कहा 3D का साइज सबसे छोटा, 4D का, उसके बाद 5D का। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, तो मुझे पता चला कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है इसमें? इसमें ऐसा नहीं है। 5D का साइज और 4D का साइज लगभग बराबर होते हैं, एक दूसरे के लगभग सिमिलर होते हैं। ये मेरा 5D सीरीज है, ये मेरी 4D सीरीज है और ये मेरी 3D सीरीज है। अब ये तो सर में दर्द होने वाली बात हो गई भाई, यहां पे साइज दोनों का लगभग बराबर है, क्यों है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 5D सीरीज में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो 5D से पहले आ जाता है 4F, 5D और 3S। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनता है। इससे पहले 4F आना शुरू हो जाते हैं, F ऑर्बिटल आ जाता है। और आपने एक वर्ड पढ़ा है S, P, D एंड F। F का मतलब क्या हुआ? स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे कम अपोज सबसे कम करेगी। और जब सबसे कम अपोज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर भेजेंगे, जिसको हम एक नाम देते हैं, एक वर्ड देते हैं। आगे चल के पढ़ोगे आप F ऑर्बिटल में, F ब्लॉक में, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये कम स्क्रीन करेंगे और कम स्क्रीन करेंगे तो सारे का सारा जेड इफेक्टिव कहाँ जाएगा? 5D पे जाएगा। और 5D पे जाएगा तो इसका सारे का सारा साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। इनके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगा, 4D एंड 5D के बीच में लगभग अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 3D का साइज छोटा होता है 4D से, बिल्कुल होता है। लेकिन 4D का साइज अप्रोक्सीमेट होता है 5D सीरीज के बराबर। क्लियर है? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। तो ये इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, कि किस तरीके से उनकी रेडियस वेरी करती है, उनके साइज में किस तरीके का डिफरेंस आता है, उस चीज के बारे में क्लियर है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा रेडियस का ट्रेंड कैसे वेरिएशन होता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।